नमस्ते भारत। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में मैं चर्चा करूंगी अपनी मोस्ट फेवरेट गवर्नमेंट यानी कि महाविनाश वसूली अघाड़ी, तीन तिकड़ी और झोल चपाटे की सरकार के बारे में। उनके आदरणीय सम्माननीय पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बारे में कि किस प्रकार से एक बहुत ही बड़ा कानूनी चाबुक अनिल देशमुख और उनके परिवार के ऊपर फाइनली ईडी ने चला दिया है। बात करूंगी एकनाथ खड़से की, जो एनसीपी के लीडर हैं, जिनके दामाद आजकल असली ससुराल यानी कि जेल के अंदर हैं। उन्होंने क्या किया ब्रीफ में बताऊंगी, और ममता बनर्जी के बारे में भी थोड़ी सी 2 लाइन में कुछ बातें करना चाहूंगी। निवेदन की पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। पॉइंट ऑफ व्यू अपने कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ कर लीजिएगा। जहां तक अनिल देशमुख तीन तिकड़ी झोल चपाटे की सरकार का प्रश्न है, मुझे मिस्टर देशमुख की जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है कि क्यों उनको पद से हटाया गया और क्यों ईडी उनके ऊपर ये चाबुक चला रही है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। 100 करोड़ की वसूली वाला लेटर बॉम्ब जो परमवीर सिंह ने फोड़ा था वो आपको याद है। सचिन वाजे ने स्वीकार किया, बार ओनर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स ने स्वीकार कर लिया कि हमसे वसूली की जाती है। पर बार 40 लाख सचिन वाजे लेता है। अनिल देशमुख के पीएस और पीए बिहाइंड बार रहे हैं, जो मीडिएटर का काम करते थे अनिल देशमुख और सचिन वाजे के बीच में, जो पैसा लेकर के उनको देते थे। अनिल देशमुख को, पूर्व गृह मंत्री रह चुके अनिल देशमुख को ईडी 3 सम्मन दे चुकी है अपने समक्ष प्रस्तुत होकर के अपने प्रश्नों का जवाब देने के लिए। लेकिन अनिल देशमुख कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। तीनों बार प्रस्तुत नहीं हुए, कभी अपनी उम्र का, कभी कोविड का, कभी बीपी का हवाला दे करके वो गायब हो जाते हैं। लेकिन आज 16 जुलाई को एक बहुत बढ़िया चीज़, एक बहुत ही बढ़िया मोस्ट नीडेड रिक्वायर्ड जो एक्शन था वो ईडी ने लिया, जिसे जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने अनिल देशमुख और उनके परिवार की इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। टोटल वैल्यू जो है, जो अटैच्ड प्रॉपर्टी है, उसकी वो वैल्यू है 4.20 करोड़। उसका ब्रेकअप मैं आप लोगों को दे देती हूँ। एक उसमें रेजिडेंशियल फ्लैट है जो वर्ली में है, जिसकी वैल्यू है 1.54 करोड़। इसके अलावा कुछ ज़मीन है जो रायगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, उसमें है, और उन ज़मीनों की जो कीमत है, जो बुक वैल्यू है, वो है 2.67 करोड़। सो अल्टीमेटली ये डिसीजन लिया गया, जो ये फ्लैट है वो उनकी जो पत्नी है उनके नाम पर है। अनिल देशमुख के खिलाफ प्रॉपर मनी ट्रेल ईडी के हाथ में है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत अनिल देशमुख और उनके परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि उनको जो जानकारी मिली है, उनको जो इन्वेस्टिगेशन के बाद चीज़ें मिली हैं, उसके हिसाब से अनिल देशमुख के पास सचिन वाजे के माध्यम से जो उगाही का जो 100 करोड़ का पैसा था, उसमें से 4.70 करोड़ का हिस्सा आया है, कैश में आया है 4.70 करोड़। उन्हीं बार और रेस्टोरेंट ओनर से जिनकी लिस्ट अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को दी थी और 100 करोड़ का टारगेट दिया था। प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि उस 100 करोड़ में से 4.70 करोड़ तो अनिल देशमुख को मिला, लेकिन बाकी का बंटवारा किस प्रकार से हुआ, क्योंकि अनिल देशमुख एनसीपी के सीनियर लीडर, शरद पवार जी के बहुत लाडले, ठाकरे जी के भी ऑब्वियसली गृह मंत्री, फेवरेट गृह मंत्री, कांग्रेस पार्टी का उसमें हिस्सा है। परमवीर सिंह को भी आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन्होंने भी ये लेटर बॉम्ब तब फोड़ा जब उनको सीपी की कुर्सी से हटा दिया गया। उससे पहले वो अपने मुंह में जिप बंद करके बैठे रहे। उनको तब तक कोई आपत्ति नहीं थी अनिल देशमुख के इस इलीगल एक्टिविटी से, इस उगाही के धंधे से, जब तक कि उनको सीपी की कुर्सी पर विराजमान करके रखा हुआ था। तब तक सचिन वाजे उनको रिपोर्ट कर रहा था, वो आंखों में पट्टी बांध करके देख रहे थे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें खाकी वर्दी वाले और सफ़ेद कुर्ते पैजामे वाले कितने लोगों की साझेदारी है, ये भी ईडी को खोदकर और खोज करके निकालना चाहिए। अब ईडी के हिसाब से जो देशमुख फैमिली है, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, वो एक ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट का नाम है श्री साईं शिक्षण संस्थान, उसके माध्यम से कर रही थी। उन्होंने ऑलमोस्ट 4.18 करोड़ रुपया इस संस्थान के माध्यम से लॉन्डर किया था। तो मनी लॉन्ड्रिंग का काम चल रहा था। आपको मालूम है कि उनके पुत्र का भी बीच में नाम आया था, और उनके दोनों पीएपीएस मैंने आपको बताया कि वो भी जेल के अंदर हैं। पीएमएलए एक्ट के तहत उन पर ये चाबुक
बार बार मारा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पुख्ता सबूत ईडी के पास हैं, इसीलिए आज उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अटैच ईडी ने किया है और इससे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए अगर उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ कि हो सकता है कि कोई आपको फ्रेम करे, आप पर झूठी एफआईआर हो, आप पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाएं, लेकिन अगर आप पाक साफ हैं, किसी ने झूठ, किसी साजिश के तहत, किसी ईर्ष्या के तहत आपको फंसाया है, तो फिर कुछ भी साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि सांच को आँच क्या। अगर आपकी गलती नहीं है तो कितनी भी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो, अल्टीमेटली सच्चाई निकल करके आएगी और आप बाइज्जत बरी होंगे। लेकिन इस केस में ऐसा हो नहीं रहा है, चीज़ें निकल करके आ रही हैं। ये तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको 2020 में अनिल देशमुख ने रजिस्टर करवाया है। तो बड़ा खतरनाक खेल यहाँ पर चल रहा है। बड़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं सफ़ेद पोशधारियों के द्वारा जो वाकई नहीं होनी चाहिए। एकनाथ खड़से जो एनसीपी के सीनियर लीडर हैं, जो रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र की सरकार में, उन्होंने तो हर हद पार कर दी। उन्होंने अब उनके दामाद और उनकी पत्नी ने एक ऐसी ज़मीन का सौदा कर डाला जो सरकारी ज़मीन है, पुणे के पास में MIDC की जो लैंड डील है उसकी जो केस है वो इन पर चल रहा है, इनके पूरे परिवार पर चल रहा है। एकनाथ खड़से से भी जनवरी में ईडी ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, प्रश्न किए थे। गिरीश चौधरी जो एकनाथ खड़से के दामाद हैं, जिनको 6 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था अगेन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, वो ईडी की कस्टडी में है। उनकी कस्टडी 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। यद्यपि ईडी ने 6 दिन के लिए उनकी कस्टडी बढ़ाने के लिए बोला था, किंतु हाई कोर्ट ने केवल 3 दिन आगे के लिए बढ़ाई है। अब इनकी आप कहानी सुनेंगे तो देखिए, इन्होंने एक सरकारी ज़मीन खरीदी, गवर्नमेंट लैंड खरीदी पुणे के पास में, और कितने में खरीदी? वो खरीदी इन्होंने 3.75 करोड़ में, और उसकी जो एक्चुअल वैल्यूएशन के हिसाब से जो प्राइस है वो सुनिएगा आप ध्यान से, आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वो आती है, उसकी जो कॉस्ट है वो है 31.01 करोड़। 31.01 करोड़ उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से एक्चुअल जो प्राइस है वो है, और खड़से परिवार ने खरीदी कितने में? 3.75 करोड़। अब आप देखिए किस प्रकार से सरकारी ज़मीन खरीद डाली, किस प्रकार से सरकारी खजाना लूटा जा रहा है, किस प्रकार से उगाही उन लोगों से की जा रही है जो अपना बिजनेस चलाना चाह रहे हैं, किस प्रकार से इलीगल एक्टिविटीज़ को पैसा यानी कि घूस यानी कि रिश्वत लेकर के चलने दिया जा रहा है, महाराष्ट्र को बर्बाद करवाया जा रहा है, किस प्रकार से जनता की सेवा करने के बजाय अपने परिवारों के, अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपने दामादों की सेवा की जा रही है। और इसलिए मैं बार बार हर तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ये कहती हूँ कि जस्ट बिकॉज किसी का पिताजी, किसी के माताजी बहुत बड़े मंत्री हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो उनको भी कोई ना कोई पद मिले ये आवश्यक नहीं है। अगर वो डिज़र्व करते हैं तो दीजिए, बट इसलिए क्योंकि उनकी पुल है, पत्ती है, फिर उनको मिल जाए तो ये बहुत गलत है, ये अनफॉर्चुनेट है। ये देश के साथ, समाज के साथ, उस प्रदेश के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अगर ढूंढेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी तो आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो देश की जेन्युइनली सेवा करना चाहते हैं। उनको मौका दीजिए और आप देखिए कि देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ममता बनर्जी के बारे में सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली वो मेरी नाम राशि हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर पदासीन हुई हैं। बहुत विनम्रता के साथ उनको जनता के इस ह्यूज लैंडस्लाइड मैंडेट को स्वीकार करके जनता की सेवा करना चाहिए था, सेवक बनना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी बहुत क्रूर शासक एक बार फिर से बन गई हैं। सिमिलैरिटी है वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र के अंदर, दोनों जगह मोस्ट फासिस्ट गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है। ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से रक्त रंजित होली तीसरी बार सत्ता में आने के बाद की, जिस प्रकार रेप हुए, हत्याएं हुई, उसके खिलाफ बहुत सारी कमेटियां बनी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में भी दाखिल करी, उनके खिलाफ बहुत सारे हाई कोर्ट के ने भी स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट दिए हैं। आज जिस प्रकार की एक लाइन ममता बनर्जी के बारे में लिख करके तमाम चैनल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से आपके और मेरे बीच में आई है वो है कि वेस्ट बंगाल के अंदर शासक का कानून चल रहा है, यानी कि शासक अपना व्यक्तिगत कानून बना करके उस वेस्ट बंगाल, उस प्रदेश को चला रही हैं। होना क्या चाहिए? जो कानून देश का है उसके हिसाब से सरकार और वो प्रदेश चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी को लगता है कि वो
भारतवर्ष से ऊपर हैं, वही कानून हैं, वही संविधान हैं, वही कोर्ट हैं, वही जज हैं, वही मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने तो ये सोच के रखा हुआ है कि वेस्ट बंगाल एक अलग से देश है और वही वो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और ये सब तो छोड़िए, उनको लगता है कि मैं तो भगवान से भी ऊपर हूँ, अपनी भगवान है, मैं सबको बताऊंगी कि किस प्रकार से तुमको मैं अपना चाबुक चला करके अपने डर के अंदर, भय के अंदर रख करके अपना स्लेव बना करके रखूंगी। और इसलिए ममता बनर्जी दीदी को ये समझ जाना चाहिए कि अति की इति होती है, अति सर्वत्र वर्जियेत। ये मत भूलिए, पाप का घड़ा जब पूरा इतना भर जाएगा कि वो बहने लगे तो फूटेगा, और जब फूटेगा तो फिर माफ़ी मांगने के लायक भी आप लोग नहीं रह पाओगे। मुझे बहुत दुख होता है इस प्रकार का स्वरूप इन चुने हुए लोगों का और इन सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस का देख करके। ममता बनर्जी की मैं बहुत सम्मान एक ज़माने में किया करती थी, मुझे लगता था सेल्फ मेड वुमन है, लेकिन अब ये सब देख करके दिल में बहुत दुख और दर्द होता है। एनीवेज, मैंने आपके सामने 3 लोगों के बारे में बात करी, 3 नेताओं के बारे में। अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए अब अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहती हूँ। अगले वीडियो के माध्यम से जल्द ही आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।